बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊँगी जियोग्राफ़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर दिया है और चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है हम लोग अपने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके एक जो भी एग्जिस्टेंस है जैसे कि लिथोस्फेयर, उसका जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो हमारे चैप्टर का नाम है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्थ की स्फीयर ऑफ द अर्थ डिस्कस की थी। इसमें हमने 4 स्फीयर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, फिर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन चारों स्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसेस प्लस वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स मेक कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ एटमॉस्फेयर। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाते हैं, जो कि हमारी पूरी अर्थ सरफेस को कवरिंग किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने लिथोस्फेयर के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था कि आपके अर्थ सरफेस के अंदर जो आपका अर्थ पूरा एरिया है उसका वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 29% जो आपकी अर्थ है लैंड एरिया है, तो उस लैंड एरिया को आप क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। फिर हमने हाइड्रोस्फीयर कहा था। हाइड्रोस्फीयर कौन सी होती है? हाइड्रोस्फीयर जो आपकी 71% आपका वाटर एरिया है, जो आपके अर्थ सरफेस में टोटल एरिया में से 71% वो आपका हाइड्रोस्फीयर। और देन बायोस्फीयर में आपकी लिविंग थिंग्स वगैरह जो है वो आती हैं, और ये बायोस्फीयर जो है वो बाकी तीनों स्फीयर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो नेचर इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इधर पहला लिखा हुआ है क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग। इसकी तरफ जाने से पहले तो ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे बनता है। हमारा जो ये पूरा इन्वायरमेंट है वो बनता है उसमें हमारे ये चार जो स्फीयर्स ऑफ द अर्थ हमने पढ़ी थी, ये चारों स्फीयर्स मिल कोलेक्टिवली कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ नेचर इन्वायरमेंट। मीन क्या आपका एटमॉस्फेयर, आपका लिथोस्फेयर, आपका बायोस्फेयर, आपका हाइड्रोस्फेयर कोलेक्टिवली जब कंबाइन होता है तो आपका एक इन्वायरमेंट बनाते हैं जो आपका नेचर इन्वायरमेंट कहलाता है, जिसमें आप रहते हो। मीन कि आप फॉर एग्जांपल आपके रहने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट का आना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मीन के लैंड का आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको लिथोस्फेयर की ज़रूरत पड़ गई। उसके लिए आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, आपको पता है कि विदाउट वाटर आप रह नहीं सकते, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, हाइड्रोस्फेयर की ज़रूरत पड़ गई। और लिविंग मतलब बायोस्फेयर मीन कि आप लिविंग नॉन लिविंग थिंग हैं, तभी आपको लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, उनको पानी की भी ज़रूरत होती है, उनको रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, और उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स को भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी ऐसे ही है, और ह्यूमन बीइंग का भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तो चारों स्फीयर्स जो हैं ये होंगी तो आपका इन्वायरमेंट बनेगा जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस है। अगर इन चारों स्फीयर्स में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो आपकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो ये हमने नेचर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फिर नेचर इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें क्या चीज़ें आती हैं। अब बात ये है कि नेचर इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग। क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि क्लाइमेट जो आपकी आबो हवा है, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, आबो हवा जो आपकी है वो आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपकी अर्थ जो है वो जियोग्राफिकली डिफरेंट उसकी फिजिकल जो है लैंडस्केप है। मतलब कहीं पे आपको माउंटेनियस एरियाज़ मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरियाज़ मिलेंगे, कहीं पे आपको डेजर्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको कोस्टल एरिया मिलेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। अब डिफरेंट फीचर्स हैं आपकी लैंडस्केप के,
तो अब मुझे ये बताओ कि ये फिज़िकल फीचर डिफरेंट आने की वजह से जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब माउंटेनियस एरिया के लोगों का लाइफस्टाइल और तरह का है, आपके जो प्लेन एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे और तरह का लाइफस्टाइल है, आपके जो डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो और तरह के लाइफस्टाइल से जो है मुंसलिक हैं। उसके अलावा आपके कोस्टल एरिया के लोगों का और लाइफस्टाइल है, आपके जो प्लेट्यूज के रहने वाले लोग हैं वो और तरह के हैं। ठीक है, ये क्यों है, वेरिएशन क्यों है? क्योंकि आपकी आबो हवा में डाइवर्सिटी है। मतलब मैंने आपको जब आपको बताया था, तो जब मैंने ये आपको पूरी दुनिया का जब मैंने मॉडल ऑफ द अर्थ बनाया था तो इधर मैंने एक इक्वेटर लाइन बनाई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ नॉर्थ पोल, दिस इज़ अ साउथ पोल, दिस इज़ अ ईस्ट, दिस इज़ अ वेस्ट। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब ये जो इक्वेटर लाइन है, इसके जो इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन पे शदीद किस्म की हॉटेस्ट क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसके जो नियर बाय लोग रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज़ अ साउथ पोल। ठीक है, ये आपकी आर्कटिक रीजन आता है, ये आपका एंटार्कटिक रीजन आता है। यहाँ पे जो है वो कोल्डेस्ट शदीद ठंडे जो हैं वो एरिया हैं। ठीक है, आपका ये जो हॉटेस्ट रीजन है और ये जो आपका कोल्डेस्ट रीजन है, इन दोनों जगहों पे पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, जबकि आपका ये जो दरमियान वाला रीजन है जो कैप्रिका कैंसर एंड कैप्रिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, उसको कैप्रिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसे कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है उसको बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका क्लाइमेट है वो ना ज़्यादा, नॉट टू हॉट, नेवर, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ना ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो एज़ कंपेयर टू ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन और ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन से ज़्यादा होगी। यहाँ इन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको बताया बेटा, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के जो नियरेस्ट कंट्रीज़ होंगी या जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे शदीद गर्मी होती है, और जो हमारे पोलर रीजन है जिसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसको आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल को आर्कटिक रीजन और साउथ पोल को एंटार्कटिक रीजन कहते हैं, ये हमारे जो दो रीजन हैं यहाँ पे शदीद किस्म की ठंड होती है। और जो हमारे हॉटेस्ट रीजन होगा और हमारे जो कोल्डेस्ट रीजन होंगे, इन दोनों पे शदीद किस्म की जो है वो यहाँ पे हॉटेस्ट, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम होगी, और जो हमारे जहाँ पे नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर है, यहाँ पे जो हमारे लोगों पॉपुलेशन होगी वो डेंसली पॉपुलेटेड, ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी। तो ये मैंने आपको मतलब थोड़ा क्लाइमेट के हवाले से बताना चाहा कि किस तरह का क्लाइमेट होता है। मतलब आपकी जो अर्थ है उसके डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स हैं, और उन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के आने की वजह से जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट है। और अब डिफरेंट क्लाइमेट आने की वजह से क्लाइमेट आबो हवा डिफरेंट है, तो लोगों का जो रहन सहन का तरीका है बेटा वो भी डिफरेंट है। आप लोग खुद देखें कि जैसे यहाँ पे जो आपके माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे शदीद किस्म की ठंड होती है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जबकि सर्दियों के मौसम में आप वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे वूलन क्लॉथ के बगैर गुजारा नहीं होता। अब आपका क्या, और लाइफ बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है माउंटेनियस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जबकि आप लोग यहाँ पे नॉर्मल जो क्लॉथ होते हैं उनके साथ भी आपका गुजारा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा आपको गर्म और इतने ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहनने की आपको ज़रूरत नहीं होती, थोड़े लाइट ड्रेसेस से भी आपका गुजारा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अब समर में यहाँ पे क्या है
शदीद किस्म की गर्मी है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सिंपल खाने खाना पसंद कर रहे हैं, पहनने में बिल्कुल लाइट कपड़ा जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, और जो जबकि आप माउंटेनियस एरिया में जाएं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है इस टाइम बड़ा प्लेजेंट और खुशगवार मौसम है। अभी बहुत सारे लोग अपना समर वेकेशन स्पेंड करने जो है वो माउंटेनियस एरिया में जाते हैं इस मौसम में। तो ये इस तरह के फीचर्स जो हैं वो हैं। इधर मैं क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग पढ़ती जाऊंगी। आपको बता बेटा पेज चैप्टर नंबर 3 है आपका, पेज नंबर 36 है। इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को मैं पढ़ने जा रही हूँ। उसमें पहले तो उसने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर कि ये चारों स्फेयर्स आप कोलेक्टिवली कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नेचर इन्वायरमेंट बनाते हैं। कि इन तीनों स्फेयर्स को आप कोलेक्टिवली कंबाइन करो तो एक हमारा एक नेचर इन्वायरमेंट जो है वो बनता है। ह्यूमन बीइंग हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस इन्वायरमेंट। आपको मैंने बताया है कि हमारा नेचर इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इन चारों में से किसी एक चीज़ के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। तो इन्वायरमेंट का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। लेकिन दुनिया में तमाम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरह का नहीं है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। कुछ लोगों का मतलब हर डिफरेंट वेरिएशन है लैंडस्केप में, तो लोगों का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो उसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। आगे ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट, क्योंकि हमारी जो लैंड फॉर्मेशन हुई है इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ की वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन हुई है, तो लोगों का रहन सहन का तरीका एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो भी डिफरेंट है, उसमें भी डाइवर्सिटी है। अच्छा, क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ में जो मोर देन हाफ पार्ट है वो टू ह्यूमिड मतलब नमी वाला एरिया है, टू ड्राई या टू ड्राई और टू कोल्ड, या तो वहाँ पे शदीद खुश्क एरिया है और या तो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। दैट्स वाई इट इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड। तो वो जो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हमेशा कहाँ पे होती है, प्लेन एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है, बेयरेबल होता है, ना ज़्यादा बहुत शदीद किस्म की ठंड होती है ना ही बहुत शदीद गर्मी होती है। इतना टेम्परेचर होता है कि आप इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ इज सो बिग दैट द क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट इज नॉट सिमिलर। वो कहता है हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है और जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। A lot of variation is found due to which the food, clothing and way of living of people is different. वो कहता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लोगों का खाना भी डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि जैसे आप माउंटेनियस एरिया में जाएं तो वहाँ पे आपको मीट खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वहाँ पे हैवी खाने, निहारी और इस तरह के हलीम और इस तरह के खानों का और बहुत ज़्यादा बॉयल्ड एग और इस तरह की चीज़ें आपको मज़ा आता है खाने में, ठीक है। अब जो इस टाइम पे यहाँ पे इस तरह के खाने का हमें सोच के भी वो होती है, पाए और इस तरह की चीज़ें जो है लोग वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। मीट जो गोश्त उनकी होती है वो उनकी पसंदीदा जो खुराक होती है वो गोश्त होती है माउंटेनियस एरिया के लोगों की। जबकि इस टाइम यहाँ पे हमें बहुत लाइट हम पसंद करते हैं सब्ज़ी खाना इन दिनों में गर्मियों के मौसम में, और ज़्यादा लाइट खाने जो होते हैं दाल चावल और इस तरह की चीज़ें खाना जो है हम लोगों को अच्छा लगता है। आगे वो कहते हैं कि जो कोल्ड क्लाइमेट के लोग जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो वुलन क्लॉथ और फर कोट्स होते हैं, वो परू वाले कोट्स होते हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, और उनके जो खाने मछली जो है वो शौक से पसंद करते हैं। आगे द पीपल ऑफ लिविंग इज वार्म क्लाइमेट वियर लाइट ड्रेसेस, देयर डाइट इज़ आल्सो सिंपल। आगे वो कहता है वेरिएशन इज क्लाइमेट आल्सो इफेक्ट द कलर। अब जो वेरिएशन इन क्लाइमेट है वो ना सिर्फ एक रहन सहन का तरीका चेंज करी है, बल्कि जो आप एक स्पेसिफिक रीजन के रहने वाले लोगों का जो कलर कम्प्लेक्शन है, उनकी जो मतलब जो भी कलर कम्प्लेक्शन और इस तरह की उनकी जो फिज़ीक होती है और उनकी जो काम करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे माउंटेनियस एरिया के लोग होते हैं वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो
इजीली जो है वो काम कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रहते होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जो प्लेन नहीं होता। जबकि अब प्लेन एरियाज़ के लोग जो होते हैं वो फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं माउंटेनियस एरिया के, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो प्लेन एरिया के लोग होते हैं वो उतने डिफ़िकल्ट काम नहीं कर सकते। कोई डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है फिज़िकल जो जिसमें आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, वो करने वाले काम जो हैं वो प्लेन एरियाज़ के लोगों के लिए मुश्किल होता है। मैं चूँकि माउंटेनियस एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मैं इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए वहाँ पे हाइकिंग करना, वहाँ पे इधर उधर मूव करना, वॉक करना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं होता। लेकिन जब प्लेन एरिया के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनसे इवन कि वो वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहे होते, वो वहाँ पे जो स्लोपी जो वहाँ पे स्लोपी जो पूरी सरफेस होती है उस पर चलना उनके लिए मुश्किल होता है। वो उनके लिए बाद में जो है उनके लिए जो है वो पेन का बायस बनता है। डिफरेंट किस्म की वो उनको टांगों का दर्द और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको होती हैं, वो इतना इजीली वहाँ पे मूव नहीं कर पाते। तो अक्सर मैं प्लेन एरिया के लोगों को जब माउंटेनियस एरिया में चलते हुए देखती हूँ तो ऐसे लग रहा होता है ये अभी गिरने लगे हैं। इवन कि उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हमने चलना कैसे है, क्योंकि वो कभी ऐसे एरिया पे चले नहीं हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो होता है। अब आगे बेटा हम पढ़ने लगे फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग। अब जो है इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि फिजिकल लैंडस्केप जो कि डिफरेंट है, फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग, इसमें हमने माउंटेन्स को डिस्कस करना है, ठीक है। नंबर 2 हमने किसको डिस्कस करना है, प्लेन्स को डिस्कस करना है, ठीक है। 3 में हमने करना है डेजर्ट को। 4th में हमने वाटर एंड खैर ये पहले माउंटेन प्लेन्स और डेजर्ट को डिस्कस करते हैं। मैं माउंटेन्स का मैंने आपको बताया है कि माउंटेनियस रीजन के लोग जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट इलाके में रहते होते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर करके उनकी जो है जो पर्सनैलिटी होती है उसमें वो फिज़िकली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। वो फिज़िकली क्या होती है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं पीपल लिविंग इन माउंटेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे लिव इन डिफ़िकल्ट टेरेन होता है इलाका, ठीक है। नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन पे कोई फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होती। डेट्स वाई स्लोप्स आर, वहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं, स्लोप्स को कट किया जाता है, उनको लेवल करके फिर उनके ऊपर जो है वो घर बनाए जाते हैं। कल्टीवेशन भी इसी तरह से होती है कि स्लोप्स को काट के कुछ लैंड एरिया जो है वो कल्टीवेशन के काबिल बनाया जाता है। इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो माउंटेनियस एरिया में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी प्लेन एरियाज़ में होती है। और माउंटेनियस एरिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर होती है वो डिपेंड करती है आपकी रेन शेड एग्रीकल्चर, जो कि बारिश के पानी पे होती है। वहाँ इरिगेशन सिस्टम का इतना कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो वहाँ की मेजर जो क्रॉप्स हैं वो मेज़ है, राइस है, टी है एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि विंटर जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पे सर्दियों में शदीद किस्म की सर्दी होती है, बल्कि लाइफ पैरालाइज्ड हो जाती है। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं इंचेस तक जो है वो बर्फ़ पड़ी होती है, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि रोड्स बनाना और उसके अलावा बाकी जो रेलवे नेटवर्क बनाना, ये चीज़ें करना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है स्लोपी एरिया होता है, हार्ड रॉक्स मौजूद होती हैं और हार्ड रॉक्स को काटना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता। आगे फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन, सो वुड कटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक। वहाँ का जो उनका प्रोफेशन होता है, जो प्रोफेशनली वो वुड कटिंग होता है, क्योंकि आपको पता है जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा आपके माउंटेनियस एरिया के करीब मौजूद होते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं कि वो उन लोगों की ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि फॉरेस्ट वो जो है उसको यूज़ करते हैं। माउंटेन आर कंसीडर्ड ब्यूटीफुल टूरिस्ट रिजॉर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। माउंटेनियस एरिया आपको पता है कि अभी जैसे कि
आप लोगों का कोई भी कहीं भी घूमने का प्लान बनता है तो एकदम माइंड में आपके नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ क्यों आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ आपके जो होते हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ हैं। तो वो ना सिर्फ उनकी ये कुछ और प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि वो माउंटेनियस एरिया जो हैं वो खूबसूरती जो है की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, कि वहाँ आप जाते हैं तो आपको ग्रीनरी नज़र आती है, आपको खूबसूरत फॉरेस्ट नज़र आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छा लगता है देख के। आगे प्लेन्स, आपको एक बात बताती जाऊँ कि तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहती है, लिव्ड इन अ प्लेन एरियाज। 80% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन प्लेन एरियाज। प्लेन प्रोवाइड एन ईजी इन्वायरमेंट कंपेयर टू माउंटेन। अब प्लेन एरिया में जो होता है कंपैरेटिवली माउंटेनियस एरिया जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो कंफर्टेबल होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किस तरह से होता है कि ना यहाँ पे शदीद गर्मी होती है, ना यहाँ पे शदीद सर्दी होती है। तो शदीद गर्मी शदीद सर्दी ना आने की वजह से लोगों को इतनी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती। तो लोग एक आसान ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं। इसलिए प्लेन एरिया के लोग जो होते हैं वो माउंटेनियस एरिया की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मतलब आप जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हो उतने आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो प्लेन एरिया के लोग हर तरह की फैसिलिटी उन्हें मिली होती है, तो उनको फिजिकली इतना मूव नहीं करना पड़ रहा होता, फिजिकली अपनी एनर्जीज इतनी सर्व नहीं करनी पड़ रही होती। तो अपनी एनर्जीज इतनी ज़्यादा सर्व ना करने की वजह से वो जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी माउंटेनियस एरिया के लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं, उनकी जो मतलब बॉडी होती है फिजिकली जो उनकी वो फिजिकली वो जो होते हैं वो माउंटेनियस एरिया की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उसके अलावा प्लेन एरिया का जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल प्लेन लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है। रिवर्स जो होते हैं वो यहाँ से पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिवर के पास करने की वजह से प्लेन एरिया में जो है वो पानी जो होता है वो क्रॉप्स को प्रॉपर मिल रहा होता है। तो उस वजह से लैंड को प्रॉपर मिल रहा होता है, तो कल्टीवेशन जो है लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्लेन एरियाज़ में, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ी अच्छी रोड्स बनी होती हैं, रेलवे लाइन बिछी होती है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि हर तरह की फैसिलिटी आपको प्लेन एरिया में मिलेगी। क्लाइमेट इज़ नॉट टू स्वेयर डेट इज़ वाई प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू माउंटेन। आगे हम डेजर्ट की बात करेंगे। डेजर्ट में बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, 5 इंचेस से भी 5 मिलीमीटर से भी कम होती है एक साल में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है डेट्स वाई देयर आर नो परमानेंट रिवर इन डेजर्ट, वेजिटेशन कवर इज एब्सेंट। वहाँ पे ग्रीनरी, किसी किस्म की फर्टिलिटी नहीं है, लैंड जो है वो वहाँ पे लैंड में किसी किस्म की फर्टिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं होती, ज़रखेज़ ज़मीन नहीं होती, ग्रीनरी वहाँ पे मौजूद नहीं होती, बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो नहीं उगाई जा सकती। ओनली कैक्टस एंड पाल्म्स जो कि खजूर के वो होते हैं ग्रो इन डेजर्ट। पीपल स्पेंड अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। नोमैडिक होता है खाना बदोशों वाली ज़िंदगी, ठीक है, कि मतलब आप जब गर्मियाँ होती हैं तो आप माउंटेनियस एरिया की तरफ मूव करके जाते हो, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो प्लेजेंट होता है। उसके अलावा जब सर्दियाँ होती हैं तो आप प्लेन एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ के लोग जो है खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, कि जहाँ पे भी उनको पानी वगैरह मिलता है उसके पास जो है वो अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पानी और खुराक ढूंढने में लग जाती है। आगे हम पढ़ेंगे वाटर एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वाटर एंड ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि पुराने ज़मानों में जो पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उन्होंने जो अपने सफ़र का पहले स्टार्ट किया वो थ्रू वाटर किया, ठीक है। वो मैन स्टार्टेड इज जर्नी इन वाटर विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वेव्स। मतलब जहाँ जिस साइड पे वेव्स उन्होंने बोट्स बना दी होती थी, और जैसे जैसे वेव्स की जो डायरेक्शन होती थी उस पे बोट्स चलती होती थी, ठीक है। ट्रैवलिंग इन बोट एंड शिप ही बिगेन टू नो द वर्ल्ड। जैसे जब वो बोट्स और शिप की तरह में वो करने, उसी के ज़रिए उन्होंने फिर दुनिया को तस्खीर करना शुरू कर दिया और दुनिया के बारे में जानना शुरू कर दिया।
वाटर इज़ अ बेसिक, और पानी आपको पता है आपकी ज़िंदगी में एक अहम ज़रूरत है। उसके अलावा दैट्स वाई द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओरिजिनेटेड नियर वाटर बॉडी। जब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लोगों की सेटलमेंट का, इंसानों के सेटलमेंट का आगाज़ हुआ, तो फिर यही हुआ कि जहाँ पे पानी होता था उसके करीब लोग जो है अपने घर, अपनी जो है वो रहना शुरू कर देते, अपनी सेटलमेंट इख्तियार कर लेते थे। अब सबसे पहले हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सरफेस, अब पानी जो आपके सरफेस में मौजूद होता है वो डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशंस के फॉर्म में मौजूद होता है, रिवर्स के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, रिवर्स के फॉर्म में मौजूद होता है। नंबर 3 आपका मौजूद होता है रिवर्स वगैरह की फॉर्म में, लेक्स वगैरह की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, कैनाल्स की फॉर्म में, डिफरेंट तरह से आपके मौजूद होता है। अब सबसे पहले हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। वो कहते हैं ओशंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रेड इज डन मोस्टली विया सी रूट। वो कहते हैं इंटरनेट जो आपकी जो ट्रेड होती है, जो आपकी तजारत होती है, आपको पता है कि तमाम ममालिक का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट बेस होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? ट्रेड होती है, मतलब हम कुछ ममालिक से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे ममालिक से कुछ और जो है हम उन्हें कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में तमाम कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है। तो वो किसके थ्रू होता है? वो पानी के थ्रू होता है। आपको पता है कि थ्रू ओशन जो हैं वो शिप, जो हमारी शिप्स हैं वो सामान लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती हैं, ठीक है। These days thousands of ships are used for journey or trade. About half of the trade commodities is comprised of crude oil. लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो क्रूड ऑयल से जो भी पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी। अबाउट 6000, वो कहते हैं 6000 साल पहले जो है इजिप्शियन, जो इजिप्ट के लोगों हैं, उन्होंने कैनोज होता है एक शिप उन्होंने बनाई हुई थी, एक शिप उन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है। वो शिप जो थी वो लाइक जो एक ही बंदा जो है उसको यूज़ कर सकता होता था, ठीक है। तो वो उन्होंने बनाई जिसको कैनोज कहते हैं, रोड बाय ओर्स। इट वार आल्सो इजिप्शियन। फिर दूसरी 5000 साल पहले उन्होंने एक ड्राइवन या विंड ड्राइवन के हवा का जहाँ पे रुख होता था वो किश्ती उसी रुख पे जो है वो चलती होती थी। फिर रोमन्स ने तकरीबन 2000 साल पहले जो है वो शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट की, ट्रेड शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट की। उसके अलावा ओशन फ्लोर्स आर द हैबिटेट ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग। अब जो आपको पता है कि आपके समुंदर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको 1850 से पहले नहीं था। जब सबमरीन जो है उसकी इन्वेंशन हुई, ठीक है, तभी जो है इन्वेंशन ऑफ सबमरीन दिस ने पॉसिबल किया कि हम लोग जो है वो सी ऑर्गेनिज्म, जो हमारे समुंदर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में जान सकें। तो 1850 AD से पहले ये पॉसिबल नहीं था। आगे एक और बात बता दूं कि 85% फिश जो हम लोग पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 85% जो फिश जो पकड़ी जाती है वो कहाँ से की जाती है? समुंदर से जो है उसको कैच किया जाता है। उसके अलावा रिमेनिंग 50% जो है वो डिफरेंट रिवर्स और लेक से ली जाती है। ओशंस कीप द क्लाइमेट, इसीलिए जो हमारी 85% फिश होती है उसका वो इतनी टेस्टी नहीं होती जितनी रिवर और लेक की रिवर से भी ज़्यादा टेस्टी होती है, और दूसरे नंबर पर रिवर्स की होती है, फिर जो आपकी होती है वो ओशंस की होती है। अच्छा, ओशंस की लीव तक क्लाइमेट मॉडरेट, ओशन की वजह से आपका जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता है, इसलिए कराची का क्लाइमेट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी हमेशा मॉडरेट होता है, ठीक है। अगर दिन के टाइम गर्मी होती भी है तो रात के टाइम जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है। उसके बाद हम रिवर के बारे में बात करेंगे। रिवर आर इम्पॉर्टेंट, रिवर भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। रिवर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली आप लोग हासिल करते हो वो भी आप रिवर से ही लेते हो। उसके अलावा जो इरिगेशन सोर्स ऑफ इरिगेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है रिवर्स का। जाहिर सी बात है, जो आपके कैनाल्स में पानी आता है वो कहाँ से आता है? रिवर से आता है, और फिर कैनाल से आपकी जो क्रॉप्स को, आपकी फसलों, जो खेत हैं उनको पानी मिलता है। तो इसमें इरिगेशन वो बहुत है। अंडरग्राउंड वाटर इज आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज एंड इरिगेशन। रिवर वैली एंड लेक्स अट्रैक्ट टूरिस्ट बाय देयर सीनिक। अब जो रिवर्स वैली वगैरह जो होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट करती हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको काम देती जाऊँ कि जो आप लोगों ने काम करना है वो क्या करना है। अर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 14 में हमारा ना सिर्फ चैप्टर नंबर 3 ही कंप्लीट होगा, बल्कि आज हम चैप्टर नंबर 4 का भी इंट्रोडक्शन इसी लेक्चर में करेंगे। तो इधर मैं लिख लूँगी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 का भी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है इसमें दे दूँगी। तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 का भी जो मुझे टाइटल इधर लिख लेना चाहिए, रॉक्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, 4 की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि आप लोग नेचर इन्वायरमेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा, आज आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा साफ रखा करें, साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपको जो है एक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मिलेगी। आपके अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है ऐसी जो ऑक्सीजन है वो नहीं जाएगी जिसमें पोल्यूटेड मटेरियल जो है वो ज़्यादा है। तो पोल्यूटेड मटेरियल जो है वो बनाने में, हवा को पोल्यूटेड बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आप कोशिश, जैसे कि आप बहुत छोटे बच्चे हो तो आपका बस इतनी ड्यूटी है कि जैसे आप लोग बाहर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो अगर कहीं से आप लोग, जैसे होता है कि खाने पीने के लिए कोई चीज़ लेते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग जो हैं वो चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, खा के जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको। तो ऐसे ना किया करें, आप शॉपर के अंदर बंद कर लिया करें। जब आप घर के अंदर जाएं तो वो अपनी डस्टबिन वगैरह में जो है वो फेंकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि वहाँ पे डस्टबिन वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जो है चीज़ें इस तरह से बाहर ना फेंका करें। आप अभी इतने छोटे हो तो आपकी बस इतनी ड्यूटी है कि जो आप चीज़ें इधर उधर फेंक देते हो, कोई राइपर्स वगैरह या ये ना किया करें। ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको गंदा करते हैं और ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ऊपर ही पड़ता है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, हम फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बेटा फॉरेस्ट के हवाले से, जैसे आपके पास अगर छत अवेलेबल है या आपका घर ऐसा है कि आपके पास आगे जो टेरेस वगैरह में कुछ ऐसी जगह आपके पास है, तो वहाँ पे आप पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। बाहर भी आपको जितना पॉसिबल हो जाए अपने रोड्स के किनारे इस तरह से कोई 2-3 पौधे जो हैं वो ख़रीद के लगाएं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पोल्यूटेड एयर है वो दरख्त अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर जो कि ऑक्सीजन की सूरत में हमें दें। और वो उससे हम क्या होगा कि हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हम एक्टिव भी रहेंगे और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थी थोड़ी आप लोगों से चिट चैट इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली। अब जो है हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। जो टॉपिक आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग और द लिविंग वर्ल्ड एंड द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है इससे पहले जो लेक्चर था इसमें हमने इन्वायरमेंट, नेचर इन्वायरमेंट के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड क्लाइमेट के साथ इंसानों का कैसा जिक्र है। क्लाइमेट किसे कहते हैं? आबो हवा को कहते हैं। जो आपको ये ठंडा लगता है, जो गर्म लगता है, ये तमाम चीज़ें आपकी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आपको होती हैं। कभी आपको बड़ा प्लेजेंट फील हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इस वजह से होता है। दूसरी बात ये है कि सेकंड जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था माउंटेनियस रीजन के बारे में, प्लेन डिफरेंट लैंडस्केप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने माउंटेनियस रीजन, प्लेन रीजन, उसके अलावा कोस्टल एरियाज़, ठीक है, डेजर्ट एरिया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उनके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, उन लोगों के बारे में पढ़ा था कि उनको खाने पीने में, उनको पहनने ओढ़ने में कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती, मतलब क्या किस तरह की शख्सियत उन लोगों की होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग कि फॉरेस्ट का जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ किस तरह का। तो फॉरेस्ट का रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग के साथ जो है वो अभी का नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पुराना है, वेरी ओल्ड है। और वो क्यों है? क्योंकि बिल्कुल जब इनिशियली जब इंसानी सेटलमेंट, जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी,
तो लोग फॉरेस्ट में ही रहते थे और वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो ये होता था कि दरख्तों को काटना, फिर उनको जो है श्रब्स हर्ब्स वगैरह जो होती थी, जड़ी बूटियाँ होती थी, उनसे डिफरेंट किस्म की वो जो है मेडिसिन्स वगैरह बनाते होते थे और कटी हुई लकड़ी को जो है वो बेच के उनकी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के तौर पर वो जो है वो यूज़ करते होते थे। ठीक है, तो द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड, लम्बरिंग एंड गैदरिंग श्रब्स हर्ब्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट इज एन एंशिएंट प्राइमरी एक्टिविटी। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड। आपको पता है जो आपके माउंटेनियस रीजन के लोग हैं, वैसे तो आजकल वुड जो है हर तरह की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, लेकिन स्पेशली आप माउंटेनियस एरिया में जो लोग हैं वो लकड़ी से जो है अपने घर बनाने में जो है वो लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वुड इज़ अ वाइटल इंपॉर्टेंट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टू। आजकल तो हर किस्म की कंस्ट्रक्शन में जो है वो लकड़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के तौर पर यूज़ होती है। फॉरेस्ट ना सिर्फ जो है नेचर इन्वायरमेंट की ब्यूटी के लिए वो हैं, बट आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको मैंने अभी बताया है कि जितने जैसे कि एक फॉरेस्ट के हवाले से अगर मैं बताऊं तो आपके किसी भी रीजन में कितने परसेंट फॉरेस्ट जो है वो 25% फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क में जो लैंड है उसका 25, जबकि पाकिस्तान जो है उसमें कितने हैं, ओनली 5% फॉरेस्ट है। ठीक है, एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए, एक बेस्ट इन्वायरमेंट के लिए 25% फॉरेस्ट का आना बहुत ज़रूरी है, जबकि आपके मुल्क के अंदर ओनली 5% है। तो फिर आपको कैसे फ्रेश एयर मिल सकती है? इसीलिए कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जब जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं मीन के उतने ज़्यादा दरख्त होते हैं, जब जितने ज़्यादा दरख्त होते हैं वो उतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और वो पोल्यूटेड एयर जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिटर्न में मतलब इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पोल्यूटेड एयर मीन के कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपको जो है उसके रिटर्न में जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपका तो ओनली 5% फॉरेस्ट है, वो कितनी और आपकी जो आपको पता है कि जो हवा है वो कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो वो 5% दरख्त कितनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए आपको ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम जो है वो मिलती, जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो बहुत कम मिल रही है। उसके अलावा वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचर रबर, पेपर, ये जो आपकी रबर बनती है, पेपर बनते हैं, शीप्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है लकड़ी से मिलती हैं जो कि फॉरेस्ट से ली जाती है। वो कहता है फॉरेस्ट आल्सो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब जैसे कि आपके माउंटेनियस एरिया का जो मौसम होता है वो समर में बड़ा प्लेजेंट होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है, फॉरेस्ट ही वजह होती हैं कि उसका बड़ा डीप कनेक्शन होता है ह्यूमन लाइफ में। आगे हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कैच फिश, हंट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गेट फूड। जो लोग हैं वो मतलब लिविंग ह्यूमन बीइंग जो हैं वो फिश जो है और उसके अलावा शिकार के कुछ आप ह्यूमन बीइंग कुछ शिकार करते हैं, कुछ परिंदों का उसको, और कुछ एनिमल जो हैं वो फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फूड के साथ साथ हम कुछ एनिमल्स जो हैं वो काम के पर्सपेक्टिव से भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं वहाँ पे एक लकड़ी की बनी हुई जो गाड़ी होती है, वुडन स्लिंग होता है जो, उसको वुडन स्लिंग उसको यूज़ किया जाता है डॉग के साथ। डॉग उसको पुल के तौर पे उसको खींचता है, और वो जो इन स्नोई एरिया डॉग्स आर यूज टू पुल वुडन स्लिंग। आगे है कैमल इज़ आल्सो प्लेन ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है ऊँट, उसको डेजर्ट का जो क्या प्लेन समझा जाता है, मतलब उसको डेजर्ट का सरा का हवाई जहाज समझा जाता है, क्योंकि कैमल वो एनिमल है जो काफ़ी दिनों तक बगैर खाए पिए भी ज़िंदा रह सकता है।
इन डेजर्ट कैमल इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एलिफेंट आर आल्सो यूज फॉर हैवी ट्रांसपोर्टेशन, जो हाथी हैं वो भी हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑक्सन जो हैं वो भी ट्रेडिशनल कल्टीवेशन के लिए, बैल जो हैं वो पुराने ज़मानों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अभी भी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकते, आपके कुछ बैकवर्ड कुछ ऐसे एरिया मौजूद हैं जहाँ पे अभी तक किसी किस्म की रोड्स वगैरह नहीं बनी हुई, वहाँ पे टिल देन नाउ वो अभी तक भी जो यूज़ होता है वो बैल ही यूज़ होते हैं। उसके अलावा शीप्स आर रेयर्ड इन ग्रास लैंड टू गेट वूल। उसके बाद हॉर्सेस एंड डंकीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। सिल्क इज़ अटेन फ्रॉम सिल्क वर्म, जो आपके सिल्क वर्म सिल्क जो हासिल की जाती है वो रेशम का जो कीड़ा होता है उससे, विच इज़ रियर्ड ऑन मलबरी प्लांट। रियर्ड होता है पालना, जो कि मलबरी एक दरख्त होता है उसके ऊपर जो है वो पलते हैं। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें हमारा ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप विद फॉरेस्ट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विद जो है वो द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग के जो दूसरे जानदार हैं उनके साथ जो है वो इंसानों का किस तरह का ताल्लुक़ है, ये एक थोड़ा सा था, उसको हमने डिस्कस करना था। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे रॉक्स। रॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले हमने उसकी फॉर्मेशन की तरफ जाना है कि ये बने कैसे। पहले रॉक्स को समझने से पहले हमें ये पढ़ना होगा, रॉक्स जो बनी हैं बेटा वो मिनरल से, और मिनरल जो बने हैं वो किससे बनते हैं, एलिमेंट से। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। फिर हम जो है वो आगे जो है वो कहते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। एलिमेंट क्या है कि एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब मुझे ये बताएं मैटर क्या होता है। आपके साइंस में आपके टीचर ने बताया होगा ना कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई which occupy space or a weight is called matter। उसने क्या बताया कि एन एलिमेंट मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि एलिमेंट मैटर की अगर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई स्पेस अकर करती हो या वेट रखती हो वो आपकी मैटर कहलाती है। मतलब दिस इज इस रूम में आपको बेशतर चीज़ें जो हैं वो मैटर, ये मैटर है, क्योंकि ये एक स्पेस अगर मैं रखूँगी तो इसका एक वेट भी है और इसकी जो है वो ये एक स्पेस भी जो है वो लेगा, तो ये मैटर है। ये बुक मैटर है, ये मोबाइल फ़ोन मैटर है, ये पेन मैटर है। तो इधर बेशतर चीज़ें, ये डाइज मैटर है, बेशतर चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं, जहाँ पे मैटर की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि वेट रखती, उसका कुछ कोई ना कोई छोटे से एक कागज़ जो है ना वो भी मैटर कहलाता है, क्योंकि उसका भी लिटिल बिट वेट है, उसका भी वेट है और वो भी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करता है। तो कोई भी चीज़ जो कि स्पेस और वेट जो है उसको लेती है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब जो है मैं ये आपको एक्चुअली बेसिकली रॉक्स की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है। रॉक की फॉर्मेशन मिनरल से होती है और मिनरल की फॉर्मेशन किससे होती है, एलिमेंट से होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट क्या होता है कि एन एलिमेंट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैं इधर आपको बताऊंगी कि मिनरल क्या होता है। अब एलिमेंट में आपकी फॉर एग्जांपल एलिमेंट में चीज़ें आपके आ जाती हैं। अब एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट और एक होते हैं नंबर 1 इनऑर्गेनिक एलिमेंट, नंबर 2 होते हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं,
इन ऑर्गेनिक एलिमेंट ये होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन के एटम जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। अच्छा, कार्बन के एटम जिनमें मौजूद होते हैं कंटेनिंग कार्बन एटम। अच्छा, ऐसे एलिमेंट जिनमें कार्बन एटम मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिसमें जो है वो कंटेन मेटल एंड अदर एलिमेंट, ठीक है, जिनमें मेटल एंड अदर एलिमेंट वो आपके क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अच्छा, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर। अब जो होते हैं आपके एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जो आपके मिनरल्स होते हैं बेटा, वो कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वो मिनरल्स, आपके जो मिनरल्स बेटा होते हैं वो कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलके आपके मैटर बने होते हैं। अब मुझे मैं ये आपको बताऊं इनऑर्गेनिक एलिमेंट में कौन से हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके अलावा आपके सिलिकॉन, उसके अलावा आपके आ जाते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, फिर आ जाता है आपका आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये देखें बेटा, एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर। मैटर दो तरह के एलिमेंट दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक एलिमेंट। अब आपके जो एलिमेंट जो मिनरल है वो किससे मिलके बने होते हैं, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने आपको बताया कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं कंटेनिंग कार्बन एटम, और इनऑर्गेनिक होते हैं जिसमें मेटल और दूसरे एलिमेंट मौजूद हों। और मिनरल जो मिलके बने होते हैं वो मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। और इनमें जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो आपकी बनाती हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह। अब जो है हम आ जाते हैं किस पे, रॉक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया बेसिकली रॉक्स जो बेटा बनाई जाती हैं, बनती हैं, वो मिनरल से मिलके बनती हैं। तो मिनरल्स इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि मिनरल्स किससे बनते हैं, मिनरल बनते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट किससे, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मैटर की एक फॉर्म होती है। और जो आपके मिनरल्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब जो आपकी रॉक्स होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं, आपकी जो बेटा रॉक्स हैं वो आपकी बनती हैं मिनरल से। रॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स किससे, कि रॉक्स जो आपकी ये रॉक्स होती हैं जो होती हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। अब बेटा ये जो आपकी रॉक्स होती हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ। अब आपकी जो ये लिथोस्फीयर, आपकी जो ये लैंड सरफेस है, ये डिफरेंट टाइप की रॉक्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं सम ऑफ विच आर सॉफ्ट। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो आपकी बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ रॉक्स जो होती हैं वो आपकी बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्ट में जैसे आपकी आगे शेल, हार्ड में आपकी आगे डायमंड। इन सम रॉक क्रिस्टल आर फाउंड इन सम टाइप, ठीक है। फोसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सम रॉक्स एब्जॉर्ब वाटर, सम डू नॉट।
द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक आर डिपेंड अपॉन द, वो कहते हैं रॉक्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। अच्छा, पहली तो बात आपको ये मैं बताऊं कि आपकी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी अर्थ की, ठीक है। आपकी अर्थ की है क्रस्ट, जिस स्फीयर के ऊपर आप रह रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ क्रस्ट। सेकंड आपकी जो है ज़मीन, तकरीबन जो आपका इंटरनल आफात है, आपके ज़मीन के अंदर एक लेयर है जिसको आप क्या बोलते हो, मेंटल, जो कि एक बहुत गर्म आतिशफशा मादा से बनी होती है, मेंटल। और थर्ड जो आपकी लेयर बेटा होती है वो आपकी है कोर, जो कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में पार्ट है। अब आपकी बेटा जो रॉक्स होती हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, वो क्रस्ट के पास, यहाँ पे आपकी रॉक्स मौजूद होती हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है रॉक्स का, ठीक है। आपकी जो अर्थ सरफेस जो है क्रस्ट, यहाँ पे आपकी रॉक्स मौजूद होती हैं। अब रॉक्स जो हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, कुछ रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कुछ जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाती हैं, ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक की। अब मुझे ये मैंने आपको ये बताना है कि जो सॉफ्ट होती है, हार्ड होती हैं, वो कहीं जो हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी से रॉक्स बनती हैं, मतलब इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो लावा के फटने से जो हमारी रॉक्स बनती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी होती हैं लाइक ऐसी रॉक्स जो कि हमारी बनती हैं डिफरेंट, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब इधर से रेत के ज़रिए इकट्ठे हुए या फॉसिल्स वगैरह के ज़रिए इकट्ठे हुए या रॉक्स के टूटने की वजह से कुछ ज़रिए इकट्ठे होके वो फिर तय बतय काफ़ी अरसे तक जमा होते रहते हैं, और उनके जमा होने से जो रॉक्स हमारी बनती हैं बेटा वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको तयदार चट्टानें भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारी जो लास्ट है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो ये रॉक्स हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और हमारी जो है इग्नियस रॉक हैं, जो कि हार्ड रॉक हैं और सॉफ्ट रॉक हैं, जब इनमें एक चेंज आ जाता है, तो ये जब चेंज आता है तो वो जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब मैं आपको बताऊंगी हार्ड रॉक्स कौन सी होती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी सॉफ्ट रॉक कौन सी होती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि चेंज होने वाली रॉक्स कौन सी होती हैं। तो टाइप ऑफ रॉक्स हम डिस्कस करने लगे हैं। आज मैं जस्ट इनके नेम ही बताऊंगी, कल जो है वो मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी इनका जो बेसिकली इनके जो भी फीचर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बतानी है। आज जस्ट मैं इनके नेम वगैरह का जो है वो इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी। टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक में हमारी फर्स्ट टाइप आ जाती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आ जाती है हमारी, ठीक है। सेकंड में हमारी आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स वगैरह से डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी होती है, सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड हमारी ये है जो वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा बेटा, जो इग्नियस रॉक है इनको हम आतिशफशा चट्टानें भी कहते हैं। आतिशफशा क्यों कहते हैं बेटा? जो इग्नियस रॉक होती हैं बेटा ये बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं। ये क्यों? क्योंकि ये जो मैग्मा होता है ज़मीन के इंटरनल एक बहुत गर्म किस्म का मटेरियल होता है, जब वो ज़मीन से बाहर निकलता है या ज़मीन के अंदर ही जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, उससे जो रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये जो है टूटने वाली रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये टूट भी जाती हैं। और ये जो सेडिमेंट्री बेटा रॉक्स होती हैं ये डिफरेंट सेडिमेंट्स जब
काफ़ी लाखों साल जमा होते 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 एक रॉक बनाते हैं, तो ये हमारी सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में चेंज आता है तो वो जो चेंज फॉर्म में रॉक्स बनती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब इन तीनों रॉक्स को जो है वो डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इनकी टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, ठीक है। अब इस लेक्चर से रिलेटेड मैं कुछ काम आपको देती जाऊँ, वो आप लोग कर लें। डायरी वर्क किया हमारा, डायरी वर्क में अगर चैप्टर नंबर 3 देखें तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे 4 and 5, 3 and 4, 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपने क्या करना है, लर्न करना है। और चैप्टर नंबर 4 को देखें तो चैप्टर नंबर 4 के MCQs और शॉर्ट दे देती हूँ। 12 MCQs हैं और 5 शॉर्ट, 1 to 12 MCQs प्लस 1 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये है आपकी डायरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपने लर्न करना है, और चैप्टर नंबर 4 1 to 12 MCQs 1 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने याद करना है और याद करना है, ठीक है जी बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आओ, थ्रू कमेंट, थ्रू कॉल मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आप उसका एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर दूंगी। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।